फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ एक नई कहानी, यूं ही कहीं किसी मोड़ पर, पार्ट 1 लेकर। तो चलिए सुनते हैं कहानी यूं ही कहीं किसी मोड़ पर भाग 1। मैं कार से उतरी और घर के सामने जाकर डोरबेल बजाया। दरवाजा खुला तो सामने विनय थे। सवालिया नजरों से देखते हुए मैंने कहा, आप? तो विनय ने कहा, हाँ, आज ऑफिस में कोई काम नहीं था तो जल्दी चलाया। मैं जाकर सोफे पर बैठ गई। बहुत थकी थी मैं। मुझे इस तरह देखकर विनय किचन की तरफ गए और एक गिलास पानी लाकर मुझे दी। मैंने मुस्कुराते हुए गिलास पकड़ा और पानी पीने लगी। तो विनय ने कहा, बहुत थकी हो तुम, लगता है आज केस बहुत थे। मैंने पानी पीकर गिलास टेबल पर रखा और राहत की सांस लेते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मैं यहाँ आधे घंटे पहले पहुँच चुकी होती अगर ट्रैफिक इतना जाम नहीं होता। बस ट्रैफिक की वजह से अब जाकर पहुंची हूँ। विनय ने एक मुस्कुराहट के सिवाय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खुद भी सोफे पर बैठ गए। मैं उठकर जाने लगी तो विनय ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो मैंने सहज ही उत्तर दिया, आती हूँ अभी फ्रेश होकर। मैं अपने रूम में आई और पर्स टेबल पर रख दिया। बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा कि पर्स के पास ही एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गुलदस्ता और एक लिफाफा रखा था। शायद उस लिफाफे में कुछ था। मैंने उस गुलदस्ते को करीब से देखा। उसमें फूल नकली थे, फिर भी लाल, पीले, नीले और सफेद फूलों के गुच्छे हरे पत्तियों के साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैं उन्हें लेकर बाहर निकली तो विनय ड्राइंग रूम में नहीं थे। मैंने आवाज दिया, विनय? तो किचन की तरफ से आवाज आई, हाँ। मैं किचन में गई तो विनय कुछ कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या कर रहे हैं आप? विनय ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, चाय बना रहा हूँ, गर्मा गर्म, दोनों मिलकर पियेंगे। हाँ, इससे पहले तुम कुछ कह रही थी पायल? मैंने अपना पुराना मुद्दा पकड़ते हुए कहा, हाँ, ये लिफाफा और गुलदस्ता। मैंने दोनों चीजों को दिखाया तो विनय ने कहा, अरे हाँ, पोस्टमैन आया था करीब आधे घंटे पहले। मुझे तो पहले लगा कि तुम आई हो, लेकिन वो पोस्टमैन था। ये लिफाफा और बुके देकर गया है। वैसे मैंने इसे खोला नहीं अब तक। खुद को निर्दोष बताते हुए विनय ने मासूमियत से कहा और फिर कुछ ढूंढने लगे। मैंने कहा, पर किसका हो सकता है? चाय पत्ती डालते हुए विनय ने कहा, वैसे भेजने वाला काफी समझदार है, असली की जगह नकली फूल भेजा है। कहीं मम्मी जी ने तो नहीं भेजा है ना? मैंने कहा, मम्मी जी इतनी दूर से ये गुलदस्ता और पत्र क्यों भेजेंगी? सीधे फोन नहीं कर देंगी? विनय ने भी हाँ में हाँ मिलाया और कहा, हाँ, खोल कर देख लो, पता चल जाएगा। तुम चलो बाहर, मैं चाय लेकर आता हूँ। मैं बाहर आई और बुके को टेबल पर रख दिया और लिफाफा लेकर सोफे पर बैठ गई। लिफाफा खोलकर पत्र निकाला तो उसमें लिखा था, हेलो डॉक्टर, कैसी हैं? ज्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिए मुझे पहचानने के लिए। शादी कर ली और बताया भी नहीं। खैर, बता दी भी कैसे? ना हमसे कोई रिश्ता है, ना ही हम एक दूसरे का पता जानते हैं। खैर, शादी मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आप एक खुशहाल जीवन जी रही होंगी। आपसे मिलना चाहती हूँ। हमसे एक रिश्ता अभी भी बाकी है। ओहो, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए। कॉफी का वादा पूरा करना है आपको। 4 साल बाद आपका एड्रेस मिला है मुझे। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर आएंगी, उसी कॉफी शॉप में जहाँ 4 साल पहले आज ही के दिन आपको कॉफी पीने के लिए ऑफर किया था। मैं इंतजार करूंगी कल शाम 5 बजे। आपकी नहीं, सिर्फ स्वाति। पत्र पढ़ने के बाद मैं सोचने लगी कि तभी विनय 2 कप चाय लेकर आ गए। एक कप मुझे थमाया और दूसरी खुद लेकर सोफे पर बैठ गए। मैं एक हाथ में चाय, दूसरे हाथ में पत्र लिए सोच रही थी। विनय ने चाय की एक चुस्की ली और कप टेबल पर रखते हुए कहा, किसका पत्र था? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि अभी भी सोच में डूबी हुई थी और पत्र विनय को थमा दिया। पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, ये स्वाति कौन है? इस बार मेरी तंद्रा भंग हुई। मैंने चाय उठाई तो चाय ठंडी हो गई थी। हम दोनों ने एक बार में ही चाय खत्म की और कप टेबल पर रख दिया। फिर मैंने कहा, 4 साल पहले जब मैं 25 साल की थी तो मेरे हॉस्पिटल में लगभग 22-23 साल की लड़की आई थी। बहुत खूबसूरत थी। वैसे तो मैंने अपने हर मरीज को बराबर प्यार और सम्मान दिया, पर पता नहीं क्यों वो कुछ खास समझती थी मुझे। मैंने अपना ध्यान उसकी तरफ ज्यादा केंद्रित करने की कोशिश कभी नहीं की। ब्लड कैंसर था उसे। इलाज चल रहा था उसका लगभग साल भर से वो मेरे हॉस्पिटल में ही थी।
डिस्चार्ज होने के पहले मैं उसके पास गई तो उसने बेचैनी से कहा, मुझे इस जेल से रिहाई कब मिलेगी डॉक्टर? मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, बहुत जल्द ही। अब कैसी हो स्वाति? स्वाति ने कहा, ठीक हूँ। मैं उसके पास गई और पास बैठकर मैंने उसका हार्ट बीट चेक किया तो वो सामान्य था। मैंने आला अपने कान से निकालते हुए कहा, कल शाम को तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, कल तुम घर जा सकती हो। उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू डॉक्टर। मैंने कहा, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। वैसे कल कौन आ रहा है तुम्हें लेने? स्वाति ने पूरे विश्वास के साथ कहा, कोई नहीं। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्यों, क्या कोई खाली नहीं है? स्वाति ने कहा, नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा, क्या तुम्हारा कोई नहीं है? स्वाति ने मुस्कुराहट के साथ कहा, आप है ना डॉक्टर, मेरा इतने अच्छे से ख्याल रख रही हैं, मेरा इलाज कर रही हैं, अब किसी और की जरूरत कहाँ पड़ेगी। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, गॉड ब्लेस यू। मैं बाहर चली आई। अगले दिन स्वाति डिस्चार्ज होकर बाहर आई तो मैंने उससे हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो स्वाति, आज तुम्हें इस जेल से रिहाई मिल गई। वो भी मुस्कुरा पड़ी। मैं जाने लगी तो उसने रोकते हुए कहा, डॉक्टर। मैं मुड़कर उसके पास गई तो उसने थोड़ा अटकते हुए कहा, कॉफी पीने चलेंगी? डॉक्टर बगल के कॉफी शॉप में बहुत अच्छी कॉफी बनाते हैं, इसी बहाने आपसे थोड़ी बात हो जाएगी। मैंने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई और अपनी व्यवस्था उसके सामने प्रकट करते हुए कहा, सॉरी स्वाति, मैं बहुत बिजी हूँ आज। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए इशारे से कहा, और ये जेल? स्वाति ने कहा, डोंट वरी, आपके लिए थोड़ी देर और झेल लूंगी। मैंने फिर कहा, पर मैं कुछ दिनों तक बहुत बिजी हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, पर फिर कभी। उसने मायूस होकर कहा, फिर कब मिलेंगे डॉक्टर? मैंने कहा, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, पर मिल जाएंगे, यूं ही कहीं किसी मोड़ पर। फिर उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और मुझे देते हुए कहा, ये मेरा पता है। उसने हाथ मिलाते हुए सी यू कहा। मैंने भी सेम टू यू कहा और वो मुड़ के चली गई। जाते वक्त मैंने उसकी आंखों को देखा था, वो कुछ कहना चाह रही थी और उसकी आंखें बहुत नम थी। मेरे पास इतना भी काम नहीं था कि मैं उसके साथ कॉफी पीने के लिए 5 मिनट का समय ना निकाल सकूं। कुछ था उसमें जो मुझे आकर्षित करता था। मैंने कभी भी मरीजों से ज्यादा दिल लगाने की कोशिश नहीं की, बावजूद इसके कि मैंने उनका इलाज पूरे दिल से किया। मैं उसे तब तक देखती रही जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हुई। फिर मैंने तुरंत अपना ध्यान भटकाया और अंदर चली गई। वो फिर मुझे नहीं मिली और ना ही मैंने मिलने की कोशिश की। समय के साथ मैं उसे भूल गई। 3 महीने बाद मुझे मामा के यहाँ जाना पड़ा, तो वहीं मेरा लगभग 2 साल बीता। वहाँ से वापस अपने हॉस्पिटल आई तो पता चला कि वो हॉस्पिटल अब नहीं रहा। मुझे अपने काम से बहुत प्यार था। मुझे इस बात का बहुत झटका लगा। इससे बाहर निकालने के लिए मेरी तुमसे शादी करवा दी गई और शादी के 6 महीने बाद मैंने फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन किया। ये सब सुनने के बाद विनय ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, पायल, मुझे लगता है कि तुम्हें स्वाति से मिलने जाना चाहिए। मैं आश्चर्य से विनय की तरफ देखने लगी। उन्होंने फिर कहा, हाँ पायल, ऐसे लोग कम ही होते हैं जो इतने सालों तक इंतजार करते हैं। तुम कल सुबह ही गोवा के लिए निकल जाओ। मैंने विनय से पूछा, आप नहीं चलेंगे? विनय ने कहा, मेरा वहाँ क्या काम, मैं यही रहूंगा। मैंने कहा, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। विनय ने कहा, ठीक है, तुम आज ही कुछ जरूरी पैकिंग कर लेना, हम कल चलेंगे, इसी बहाने थोड़ा घूम भी लेंगे। पायल विनय के कंधे का टेक लगाकर लेट गई। अगली सुबह दोनों गोवा पहुंचे और एक होटल बुक की ठहरने के लिए। अभी बहुत टाइम था 5 बजने में। दोनों फ्रेश होकर आराम करने लगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले पार्ट में। कहानी जारी रहेगी। वेल, आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आप आगे की कहानी सुनने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि कहानी के आने वाले पार्ट्स और नई कहानी आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।